हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यूरोप में राष्ट्रवाद। यह पढ़ने से आपका सब्जेक्टिव के बहुत से क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मेरे हिसाब से आपका फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए और ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, और समझते चलिए। पहला सवाल है हमारा कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पहला सवाल है हमारा, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप में आता है। ठीक है, यूरोप में यही दोनों देश नहीं आते हैं, और सारे देश आते हैं, जिसमें प्रसा, इटली तो दिया ही है, जर्मनी, अच्छा जर्मनी तो दिया, ये पूछा भी है, हंगरी, बोहेमिया, पोलैंड, तुर्की। तो ये भी सब देश क्या है, ये सब भी यूरोप के महादेश के हैं। ठीक है, और सारे विदेश आते थे। ठीक है, ब्रिटेन, ये सब यूरोप के हैं। ठीक, तो आप ये सब भी नोट कर लीजिएगा कि सब यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई पूछ दे तो आप क्या बताएंगे कि यूरोप महादेश के अंतर्गत ये सब देश आते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना बीना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए ये 2014 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक, तो इसका वजह बीना कांग्रेस द्वारा पुनः की गई थी, तो वुर्बो वंश की ठीक है पुनः स्थापना बीना कांग्रेस द्वारा की गई थी। और लुई 18वां को राजा बनाया गया था फिर से। वह ये था, बीना कांग्रेस था क्या, 1815 में मेटरनिक था क्या, कौन था, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था। ठीक है, उसने ऑस्ट्रिया की राजधानी बीना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी उस समय क्या था, बीना, इस समय भी ऑस्ट्रिया की राजधानी बीना ही है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी बीना में उसने एक सम्मेलन बुलाया जिसका नाम था बीना कांग्रेस। और किसको किसको बुलाया था, तो उसमें उसने 4 देशों को बुलाया था, ब्रिटेन, इंग्लैंड, रूस, प्रसा, और एक खुद था वो ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये 4 देश मिलकर क्या किए थे, बीना कांग्रेस का सम्मेलन किए थे। और क्या किए थे इसमें कि बीना कांग्रेस के पहले जो नेपोलियन था ना, बीना कांग्रेस, ये चारों देश मिलकर ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिए थे। और हराने के बाद ये बीना कांग्रेस की सम्मेलन बुलाई गई थी, और उसमें उन्होंने ना, जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो हिस्सा छीना था उसको इन्होंने फिर से वापस बांट लिया था। जिसका जो हिस्सा था वो अपने अपना वो बांट लिया सब। ठीक है, तो यही था बीना कांग्रेस। बीना कांग्रेस को कब बुलाया गया था, 1815 में बुलाया गया था। बीना कांग्रेस को कब बुलाया गया था, वो 1815 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये भी आप लोग याद करिएगा कि बीना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिक ने किया था। और मेटरनिक था कौन, तो ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री या चांसलर बोल सकते हैं। ठीक, अब इसके आगे अगला सवाल है हमारा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है, याद रखिएगा कि मेजनी का संबंध किससे था, कार्बोनरी संगठन से था। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन कर रहा था, तो वो कर रहा था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इसलिए कर रहा था क्योंकि इटली और जर्मनी एकीकृत हो जाएंगे तो इनसे शक्तिशाली हो जाएंगे, और शक्तिशाली हो जाएंगे तो आगे चल के इनसे कहीं युद्ध ना लड़ लें, इसलिए ये ऑस्ट्रिया क्या कर रहा था, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कर रहा था। अगला सवाल है हमारा, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। और विक्टर इमैनुअल जो था वो कहाँ का राजा था, तो सर्डिया और पीडमाउंट का राजा था, सर्डिनिया और पीडमाउंट का राजा था विक्टर इमैनुअल। और वो अपने देश को एकीकृत करना चाहता था, इसलिए उसने इस कार्य के लिए काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और काउंट काबूर ने क्या किया था, उस सभी को एकत्रित करके इटली नामक नया देश बनाया था। ठीक है, अगला हमारा गैरिबाल्डी पेसेस क्या था, तो गैरिबाल्डी पेसेस एक नाविक था। ठीक, गैरिबाल्डी पेसेस क्या था, नाविक था। और इसने
और एक चीज़ याद कर लीजिएगा, इसने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था, लाल कुर्ती, ठीक है। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था, ठीक है। और इसने ही सिसिली और नेपल्स को छुड़ा लिया था, सिसिली और नेपल्स को, सिसिली और नेपल्स को छुड़वा लिया था, ठीक। आगे हमारा जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन ने किया था, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक। जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? अवलंबन किसने किया था? अवलंबन मतलब अपनाया था, तो इसको अपनाया था बिस्मार्क ने, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम याद रखिएगा कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने अपनाया था, ठीक है। और ये था कौन? विलियम वन का नाम प्रधानमंत्री था, इसी का पूरा नाम था फ्रेडरिक विलियम, ठीक। और इसका प्रधानमंत्री था, विलियम का प्रधानमंत्री था बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में, 10 मई 1871 को हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है। और फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी किसके बीच में? फ्रांस और प्रसा के बीच में, फ्रांस और प्रसा के बीच में हुई थी। चल नहीं रहा है यहाँ पे, कहाँ किसके? फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को हुई थी, फ्रांस और प्रसा के बीच में। आप लोग लिख लीजिएगा, फ्रांस और प्रसा के बीच में, तो ठीक है। 11 नंबर सवाल है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। यूनान, ठीक है। यूनान का जो विज्ञान और विज्ञान था बहुत ही आगे था, ठीक है। और यूरोपीय वासियों ने इन्हीं यूनानियों से अपना क्या किया? ज्ञान और विज्ञान को बहुत आगे तक बढ़ाया, ठीक है। अगला, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति 1821 में थी, और ये हुई थी किसके कहने पर, किसके चढ़ाने बढ़ाने पर? तो हुई थी गैरिबाल्डी के चढ़ाने पर। इसी ने अपने लोगों को उसमें भेजकर क्रांति करवाई थी, ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, और ये था 1836 में, ठीक है। और किन्होंने किया था? तो मजदूर वर्ग ने किया था, याद रखिएगा आप, किसने किया था? वो मजदूर वर्ग ने किया था, 1836 में किया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? यूनान को 1832 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। यूनान को किससे स्वतंत्रता मिली थी? तो तुर्की से मिली थी, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तुर्की इसे क्या किया था? गुलाम बना के रखा था, और 1832 में इसे आज़ादी मिली थी। 15 नंबर सवाल है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या हीगल ने किया था, और हीगल एक दार्शनिक था, ठीक है। 16 नंबर सवाल है हमारा, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपोल की संधि 1829 में हुई थी, ठीक है। आगे हमारा, सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो सेडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच, और इसी सेडान के युद्ध के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1871 को। अभी मैंने आपको बताया कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 को। और कब हुई थी? फ्रांस और प्रसा के युद्ध के बाद हुई थी, जिसमें प्रसा जीत गया था, ठीक है वो। और उसके बाद सेडान का युद्ध में प्रसा जीत गया था, और उसके बाद ये 10 मई 1871 को ये संधि हुई थी। इस समय प्रसा नाम का कोई भी देश नहीं है, प्रसा को अब जर्मनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सेडान का फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था, और जर्मनी का अब प्रसा का नाम अब बदल के क्या हो गया? जर्मनी हो गया। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? मतलब हंगरी किस देश के अंतर्गत आता था? ऑस्ट्रिया। और हंगरी की राजधानी आप याद करिएगा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट होता है, बुडापेस्ट, ठीक है, एकदम याद रखिएगा आप लोग। और ये फ्रांस की राजधानी आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर। ब्रिटेन की राजधानी इंग्लैंड, और तुर्की की राजधानी अंकारा, और ब्रिटेन की जो राजधानी थी वो है, और जो हमारा ब्रिटेन की राजधानी है, आपने नाम सुना होगा लंदन, ठीक है। तो हमने आपको क्या क्या बताया कि फ्रांस की राजधानी पेरिस, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, और तुर्की की राजधानी अंकारा है। क्या हो? अंकारा।
और जर्मनी ऊपर दिख रहा है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सब मिल गया होगा। और ये रूस की राजधानी मॉस्को है। सब राजधानी भी याद रखिएगा, ठीक है आप लोग। तो इतना हमने आपको बता दिया 19 नंबर तक कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, तो ऑस्ट्रिया का था, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया है। आगे हमारा कि पोलैंड के विद्रोह का किसने कुचल दिया था, तो पोलैंड के विद्रोह को कुचला था किसने, ये ऑस्ट्रिया ने कुचला था, ठीक है। वो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ। देखिए अभी हमने आपको बताया गया था फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध होता, सेडान का युद्ध होता 1870 में, ठीक है। और इसी के बाद हुआ था हमारा फ्रैंकफर्ट की संधि, इन्हीं दोनों देशों के बीच में। 22 नंबर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण यानी प्रसा का एकीकरण सेडान के युद्ध के बाद, ठीक है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो यंग यूरोप का संस्थापक था मेजनी, और इसे किया था कब, 1800, यंग यूरोप की स्थापना किया था उसने 1831 में किया था, ठीक है वो। और उसने एक और चीज़ की स्थापना की थी, यंग इटली की, और यंग इटली की किया था 1834 में, ठीक है। देखिए सॉरी, अभी हमने आपको बताया कि ये 1800 यंग इटली की जो स्थापना किया था उसने 1831 में किया था, और इसका जो किया था 1834 में किया था, ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, मेजनी था, और ये 1834 में किया था। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, मेजनी ने, और कब किया था, 1834 में। और यंग इटली की 1831 में किया था, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला है हमारा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारा, वीना कांग्रेस कब हुआ था, अभी आपको ऊपर मैंने बताया कि वीना कांग्रेस 1815 में हुआ था, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो जर्मनी का जो एकीकरण किया था उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका बिस्मार्क की थी, ठीक है वो। अगला इटली, यहाँ पे इटली लिखा, ठीक है। इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं था, देखिए इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का कोई संबंध नहीं था, क्योंकि इसने तो किया था किसका एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। अभी आपने ऊपर देखा कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था, ठीक है। अगला हमारा कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन की स्थापना हुआ, ठीक है। देखिए हमने क्या देखा हो कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ, तो हुआ था संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। 1830 में क्रांति हुई थी फ्रांस में, और उसके बाद यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र की घोषणा की गई थी। अगला 29 नंबर, कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, बिस्मार्क उत्तरदायी था, जो विलियम वन का क्या था, प्रधानमंत्री था, या फ्रेडरिक विलियम का प्रधानमंत्री था। 1871 में कौन सी संधि हुई, तभी आपको बताया कि 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला है, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका योगदान था, तो इटली के एकीकरण में मेजनी का भी योगदान था, गैरिबाल्डी का भी योगदान था, काउंट कापूर का भी योगदान था, मतलब इसमें सभी। 32 नंबर सवाल है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, तो रॉबर्ट ओवन निवासी था ब्रिटेन का या इंग्लैंड का, ठीक है। तो अभी हमने टोटल 32 क्वेश्चन देखे, इसी में से एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, सेम इसी में से आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, और आपको कमेंट में इसका आंसर बताना, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से देखा है और कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है। आप लोग करके बताइए, ठीक है। आपको बताना है, तो दो सवाल का आंसर पूछते हैं आपसे, कि आपको 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है और 13 नंबर का, कि नेपोल्स की क्रांति कब हुई थी, और अगला सवाल है हमारा चौटिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों सवाल का आपको जवाब देना है। देखते हैं कितने लोगों ने इसको ध्यान से देखा है, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।